लास्ट टाइम हमने बात की थी कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स की। हमने बात की थी आइसोटोप्स और रिलेटिव मैसेज की। आज हमने आगे चलना है और टॉपिक्स देखने हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल, एवोगैड्रोस नंबर और स्टोइकियोमेट्री। 4 टॉपिक हैं। इनमें से स्टोइकियोमेट्री काफी ज्यादा डिटेल चाहती है, तो स्टोइकियोमेट्री को तो आज हम पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि हम उसे टच कर लें, कम से कम हमें अंदाजा हो जाए कि स्टोइकियोमेट्री काम किस तरह कर रही है। तो वक्त की किल्लत की वजह से अगर वो पूरा मुकम्मल ना भी हुआ तो हम उसे नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। कुछ बातें जो हमारी लास्ट टाइम के लेक्चर में रह गई थी वो आइसोटोप्स से रिलेटेड है। हालांकि ये बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर नामी टॉपिक में ज्यादा डिटेल में आएंगी, लेकिन कम से कम एक बारी उनको गो थ्रू कर लेना, ओवरव्यू कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आइसोटोप्स हमने सीखा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है जबकि एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। मिसाल हमने ली थी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अलावा एक अलग से सिंपल तर्जुमे वाला वर्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आप बहुत ज्यादा साइंसी टर्म नहीं कहेंगे जैसे कि आप आइसोटोप को कहते हैं, वो तो एक ऐसा नाम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक जैसे इलेक्ट्रॉन वाले। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई 2 स्पीशीज या 3 स्पीशीज ऐसी हों जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी हो तो आप उन्हें क्या कहेंगे जी? आप कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज। अब ये कैसे पता लगता है हमें कि 2 स्पीशीज जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो आसान सा तरीका है जी, आपको जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं जो सवाल में दी गई हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिखी है वो बड़ी फेमस एग्जांपल है, आपको काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बुक्स में यही वाली एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से मिलती है। तो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये अंदाजा मुझे कैसे होगा? हम देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाए और आपको उसके ऊपर कोई चार्ज नजर ना आ रहा हो, जैसे कि नियॉन के ऊपर देखें, यहां पर कोई चार्ज मेंशन्ड नहीं है। क्योंकि नियॉन के ऊपर कोई चार्ज मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि फिलहाल नियॉन न्यूट्रल हालत में है। न्यूट्रल हालत में किसी एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके पास 10 ही प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां मेंशन कर लेता हूं कि वो 10 हैं, 10 हैं। सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इस पर चार्ज है प्लस। प्लस का मतलब +1। +1 ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है, जिस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। न्यूट्रल फॉर्म में सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 11 - 1 कितने रह गए जी? 10 रह गए। फ्लोरीन को देखें तो एटॉमिक नंबर 9 और चार्ज है -1। -1 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के इजाफे को शो करता है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स। अगर -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते, -3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते। तो यहां पर 9 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 9 + 1 कितने हो गए जी? 10 हो गए। तो फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। किसके साथ? Na+ के साथ और Ne के साथ। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको कोई और एग्जांपल आ जाती है, कोई अनसीन एग्जांपल आ जाती है, तो एक हिंट मैं आपको बता दूं कि कोई 2 पीरियड जो है ना जी, पहले पीरियड के अलावा
पीरियड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। फर्स्ट को निकाल दें, फर्स्ट को छोड़ दें, हाइड्रोजन हीलियम को। बाकी की अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, इस बात का तकरीबन एक ही ग्रुप में कोई चांस नहीं है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1A ग्रुप के अंदर चल रहे हैं तो लिथियम और सोडियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। सेकंड ग्रुप में देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। हेलोजेंस की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉमनली कौन लोग होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो जो एक ही पीरियड में हो। सही जी, एक ही पीरियड में जो चीजें हैं, जो आयंस हैं, वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए एक बड़ी एग्जांपल हमने ये देख ली कि जो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, एक पीरियड वाले आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। और आखिरी बात ये कि जो नोबल गैस है उसके करीब तरीन जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाए जाएंगे तो वो नोबल गैस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह नियॉन के पास सोडियम था तो सोडियम नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पोटाशियम आर्गॉन के पास है, वो पोटाशियम आर्गॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। क्लोराइड भी आर्गॉन के पास है, वो भी आर्गॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो मुख्तलिफ चीजें नोबल गैसेस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक हिंट है। बात को बेहतर जज करने की पोजीशन में आप इससे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल आए, पेपर में कोई सवाल आए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उसमें मौजूद जितनी भी स्पीशीज हैं उनके प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर की मदद से उनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर तसल्ली कर लें कि आया वाकई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। एक बारी फिर से ओवरव्यू दे दूं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स अगर वो आयंस की फॉर्म में होंगे तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। एक ग्रुप के मेंबर कभी भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। मुख्तलिफ आयंस करीब तरीन नोबल गैस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो ये हो गई जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात। आगे दूसरी टर्म जो हमारी आइसोटोप से रिलेटेड थी, जैसा कि मैंने कहा कि हमने आगे भी इसे देखना है, तो आइसोटोन जी। आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर दो स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो फिर आप उन्हें आइसोटोन कह देंगे। आइसोटोन कैसे पता लगता है किसी स्पीशीज का? आपने उस स्पीशीज के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आपने माइनस कर दिया तो फिर आपको अगर न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल मिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये आइसोटोन हो गए। चलें जी, ये तो थी पिछले हिस्से की बात। हम चलते हैं आज के असल टॉपिक की तरफ, जो कि है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक और चीज भी होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ध्यान से देखने वाला है, पर्टिकुलरली एम्पिरिकल फार्मूला की जो मिसालें मैंने लिखी हैं वो आपको काफी मदद देंगी। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? फार्मूला शोइंग सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स मुख्तलिफ रेशो में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बेंजीन की बात करें, C6H6, 6 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। तो अब यहाँ पर दोनों 6 हैं, आप 6 से डिवाइड कर लें तो सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगी जी? CH आएगी। तो वो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है आप उसमें जो भी टेबल पर वो कट सकते हैं। जिस तरह C6H6 में 6 के टेबल पर कट रहे थे दोनों एटम्स, तो हमने उसे 6 से डिवाइड किया, CH एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। इस तरह आप किसी और चीज का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, यकीनन 6 से डिवाइड करके आप इसे CH2O लिखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला शोइंग सिंपलेस्ट रेशो। एम्पिरिकल फार्मूला दुनिया में कौन कौन सी चीजों के लिए लिखा जाता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है जी तमाम तर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। कोई भी ऐसा आयोनिक कंपाउंड नहीं होगा,
कोई भी नहीं होगा जिसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला ना लिखा जाए। इसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला तमाम जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाता है। इसका मतलब है कि फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर उसमें आपने जो भी कोवलेंट सॉलिड्स की आगे टाइप्स पढ़ी थी, चाहे वो जॉइंट स्ट्रक्चर्स हों या लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हों, उन सब को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर फॉर्मूला की शक्ल में तो वो हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसी तरीके से स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इन सिंपल रेशो, कई दफा ऐसे होता है जैसे H2 है वाटर, ये वैसे ही सिंपल रेशो में है, तो अब इसके लिए आप इसे एम्पिरिकल फार्मूला कह लें या मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लें, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। कुछ मिसालें देख लें जी। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड आ गया। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड जॉइंट और लेयर्ड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की मिसालों में से हमने लिख लिए, और H2O एक ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल लिख लिया जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम है। यहां पर आपके जिम्मे काम लगेगा जी, पिछला काम भी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। काम ये है कि आपने हमें 10-10 ऐसी मिसालें बतानी हैं जिनमें आयोनिक कंपाउंड, उनका एम्पिरिकल फार्मूला आपको आता हो, और जॉइंट और लेयर्ड स्ट्रक्चर वाली आपने ऐसी मिसालें ढूंढनी हैं जिनमें आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हो। सही है जी। जॉइंट और लेयर्ड में हमें 10 ज्यादा हो जाएंगी, उसमें हम 6 कर लेते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड तो हम आसानी से 10 ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला हमें आता हो। तो ये आपने नोट डाउन करके और फिर हमें भेज देना है, तरीका मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोइंग एक्चुअल रेशो ऑफ एटम्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जी फॉर मेनी सिंपल कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ये लिखा जाता है। सिंपल से मेरी मुराद यहाँ पर यही है कि वो जॉइंट स्ट्रक्चर ना हो, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर ना हो, तो फिर आप उसके लिए जो लिखेंगे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तमामतर हाइड्रोकार्बन्स इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तमामतर अल्कोहल्स इसी कैटेगरी में आ रही हैं, फिनोल्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बेंजीन हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, यानी कि जितनी की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है वो सब की सब जो है उसमें आप जो लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है। तो मिसालें C2H4, C3H8 और HClO4, ये सारी मिसालें यहाँ पर हो गई जी। तो ये तो था एक बड़ा ही सुपरफिशियल सा कंपैरिजन कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क क्या है। हमें यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल का मसला ज्यादा रहता है, तो अब हम चलते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन कैसे किया जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के जी 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप क्या, हर बार सवाल ये बड़ा वैलिड है कि जनाब अगर पेपर में हमें सवाल आ जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का बताएं, तो क्या हमने चारों स्टेप लगाने हैं? तो बात इस तरह है जी कि अक्सर तो हमें 4 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई दफा 2 स्टेप में भी काम बन जाता है या फिर कई दफा 3 में बन जाता है, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सही जनाब, तो चलते हैं सबसे पहले हिस्से पर। एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन में जो पहला स्टेप है वो है परसेंटेज कैलकुलेशन। आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कोई कंपाउंड जो है वो दिया गया होगा, उसका मैस दिया गया होगा और एलिमेंट का भी मैस दिया गया होगा वहां पर। तो एलिमेंट के मैस और कंपाउंड के मैस की मदद से आपने एम्पिरिकल फार्मूला अगर डिटरमिन करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज कैलकुलेशन। अच्छा जी, परसेंटेज कैलकुलेशन कितने तरीकों से की जा सकती है? हमारी किताब के मुताबिक परसेंटेज कैलकुलेशन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जी, परसेंटेज कैलकुलेशन करने का पहला तरीका ये है कि आपको जो गिवन डाटा है, जो सवाल दिया गया है, उसमें मैस ऑफ एलिमेंट दिया गया हो, मैस ऑफ कंपाउंड दिया गया हो, तो फिर आप ये फार्मूला लगा लेंगे, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि अगर आपको एलिमेंट और कंपाउंड के मैसेज दिए गए होंगे तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकेंगे।
अगर एलिमेंट और कंपाउंड के मैसेज नहीं दिए गए तो फिर ये फार्मूला नहीं लग सकता। आपने किताब में एग्जाम्पल्स से मदद ले लेनी है। मुझे लगता है एग्जाम्पल नंबर 2 है और 3 है, वो इसी फार्मूला को इस्तेमाल करती हैं। उन्हें लाजमी देखें, वहां पर आपको मिलता है कि उसने मैस ऑफ एलिमेंट भी दिया है, मैस ऑफ कंपाउंड भी दिया। एस्कॉर्बिक एसिड वाली मिसाल पर्टिकुलरली, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, C3H4O3, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला हुआ है हमने। तो वो किस तरीके से निकाला है, वहां पर मैस ऑफ एलिमेंट भी दिया है, मैस ऑफ कंपाउंड भी दिया है, यानी कि वैल्यूज 0.542 या जो भी दी हुई हैं वो वैल्यूज गिवन है। गिवन होंगी तो भाई परसेंटेज निकालने का ये वाला फार्मूला आ गया। अगर हमें गिवन ना हो मैसेज तो फिर क्या होगा, अगर when no masses are given only name और formula of compound is given। कई दफा ऐसे होगा कि हमें वो बता देगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, 4 कंपाउंड दे देगा, कहेगा कि इनमें से कार्बन की परसेंटेज कहां पर ज्यादा है। तो अगर हमें कंपाउंड का नाम या फार्मूला दिया गया हो और उसमें ना एलिमेंट का मैच दिया गया हो ना कंपाउंड का मैच दिया गया हो, फॉर एग्जांपल आप जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पर, उसे लाजमी देखेंगे। वहां पर हमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें नाइट्रोजन की या फिर किसी और एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी सिखाई गई है। तो उस एग्जांपल को भी एक बारी गो थ्रू कर लें। लेकिन ये याद रहे कि आपको पेपर में कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं होगी, तो हम उसे थोड़ा सा ना जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है अलजबरा वाला, उससे ही हल करने की कोशिश करेंगे। वो मैं भी यहाँ पे कुछ मिसालों के जरिए सिखा भी दूंगा, लेकिन वही तरीका लगेगा। कैलकुलेटर नहीं है जी हमारे पास, तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और जो पॉइंट्स के बाद वाली मल्टीप्लिकेशन है वो हमें सीखनी पड़ेगी इस काम के लिए। इस काम को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आपके इर्द गिर्द कोई जानता है तो उससे वो आप सीख भी लें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे हाथुल इम्कान कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकूं वो बता दूं जी। अच्छा, तो हमने ये कहा कि क्वेश्चन नंबर 14 इस बेस का है, उसमें आपको मैस ऑफ एलिमेंट और मोलर मैस ऑफ कंपाउंड को लेकर मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, यहां से भी परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज निकालने के 2 तरीके ये हो गए जी। तीसरा तरीका है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस बड़ा लिमिटेड सा काम है जी। कंबस्शन एनालिसिस ना वो हर जगह परसेंटेज निकालने में इस्तेमाल नहीं होता। कंबस्शन एनालिसिस ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उनकी परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं जी। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कंपाउंड 12/44 into 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला भी आपको आता ही होगा। तो ये फार्मूलाज इस्तेमाल करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हमें सवाल में कंबस्शन एनालिसिस की बात बताई गई हो। बहुत बहुत रेयर चांस है कि आपको कंबस्शन एनालिसिस की मदद से किसी कंपाउंड को हल करने के बारे में पूछा गया हो। तो ये हो गई परसेंटेज निकालने की। एक बात आपने सीखी हुई है कि अगर आप कंबस्शन एनालिसिस से ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो तरीका क्या है कि आपने 100% में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो निकाली थी उसे माइनस कर देना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जानी है। तो हम ऑक्सीजन को मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस से क्यों निकालते हैं, एज इट इज सप्लाइड एक्सटर्नली फॉर कंबस्शन। बड़ा ही अच्छा एमसीक्यू बन जाता है कई दफा कि हम ऑक्सीजन जो है कंबस्शन एनालिसिस में उसे मेथड ऑफ डिफरेंस से यानी कि 100 में से माइनस करके निकाल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल रहे। इसकी क्या वजह है, उसके लिए कोई फार्मूला क्यों नहीं बनाया हमने। इसकी वजह यह है कि हम ऑक्सीजन के 2 सोर्सेज हैं, या तो वो कंपाउंड के अंदर हो सकती थी या फिर आपने भी कंबस्शन कराने के लिए ऑक्सीजन दी होगी। एक मिसाल समझ लेते हैं। अगर आप घर से निकले कोई चीज लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए, और आपके पास जेब में कुछ पैसे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2000 रुपए हैं, और वो 2000 रुपए आपको फैमिली में वालदा ने या वालिद ने दिए हैं और आपको कोई चीज ले जाने के लिए या लेकर आने के लिए दिए गए हैं वो पैसे। आप बाजार गए, आपने वो चीज परचेज की और वो चीज परचेज करके आप वापस आ गए। वापस आकर आपकी जेब में जितने पैसे थे वो आपने डायरेक्ट अपने वालिद साहब को जो है वो पकड़ा दिए हैं।
पूरे के पूरे पैसे देने के पीछे वजह क्या है? आपकी जेब में जो टोटल पैसे थे वो सिर्फ ये 2000 ही थे। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि आपने मार्केट में कितना खर्चा किया है, क्योंकि आपके पास तो और कोई सोर्स ही नहीं था जेब में पैसों का। तो जितने पैसे लगे होंगे वो लग गए होंगे और बाकी आपकी जेब में है और वो जेब से आप निकाल के दे देंगे। यहाँ पर कोई मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कार्बन, कंबसन एनालिसिस में कार्बन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जलाया जा रहा है। कार्बन और कहीं से नहीं आ सकती, तो कार्बन को फार्मूले से निकाला जा सकता है, हाइड्रोजन को फार्मूला से निकाला जा सकता है, ऑक्सीजन को नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? अब माने कि आपको फिर से वाले साहब ने 2000 रुपए देकर कोई चीज लाने के लिए भेजा, आपके पास अपने भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, आपको अब याद नहीं है कि वो कितने पैसे थे, लेकिन थे, कुछ ना कुछ थे। आप बाजार गए, फिर वहां से वापस आए, अब आपने वाले साहब को कितने पैसे वापस करने हैं, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मेथड ऑफ डिफरेंस। आप देखेंगे कि जनाब कुल खर्चा जो मार्केट में हुआ है वो कितना हुआ है, मान लें वो 1000 रुपए हुआ है, तो आप कहेंगे कि वाले साहब ने दिए थे 2000 रुपए, 1000 रुपए खर्च हो गए हैं, तो अब बाकी मैंने इन्हें 1000 देना है। अब आपने इसके लिए बेध्यानी से निकाल के नहीं दे दिए पैसे, अब आपने कैलकुलेशन की। क्यों डिफरेंस क्यों निकाला? क्योंकि अब सोर्स ऑफ मनी जो है वो एक से ज्यादा हो गए। पहले सोर्स ऑफ मनी सिर्फ एक ही था, वाले साहब थे, और अब आपके पास अपने भी कुछ पैसे पड़े हुए थे पॉकेट मनी से, तो अब वो भी हैं, तो अब आपको मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। और इसी वजह से हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस निकालते हैं। छोटे छोटे दो एमसीक्यू यहाँ पर और भी हो सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्बर कौन होता है कंबसन एनालिसिस में, वो होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। याद रख लें कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का पानी को जज्ब करना एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें सिर्फ डिसोल्यूशन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है वो होता है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करना। ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और ये एक केमिकल प्रोसेस है। सही हो गई जी बात। तो ये कुछ बात थी कंबसन एनालिसिस के हवाले से। हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के 4 स्टेप हैं, याद रख लें 4 स्टेप। पहला है परसेंटेज निकालना, दूसरा है मोल्स निकालना, तीसरा एटॉमिक रेशो निकालें, चौथा सिंपलीफाई करें। परसेंटेज निकालने के लिए अलग अलग रास्ते हमें मिल गए डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन आस्क्ड। यहां पर अब मैं बाइफर्केशन कर रहा हूं। आपको पेपर में अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने वाला सवाल आया, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से सवाल आया, तो 95% चांस ये है कि वो आपको परसेंटेज खुद से दे देगा। जैसा कि हम भी अभी आपको मिसालें देंगे तो परसेंटेज वो दे देगा, यानी कि पहला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप। क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 40 सेकंड्स, शायद 40 सेकंड्स ही मिल रहे हैं हमें एक सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, तो बहुत लेंथी टाइप का जो सवाल है वो हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन आई तो फिर उसने परसेंटेज हमें खुद से दे देनी है। आप उस परसेंटेज को मान लेंगे मैस, मान लें परसेंटेज है 60%, 60%, तो आपने उसे क्या मान लेना है 60 ग्राम। 10% 10 ग्राम मान लेना है, 20% 20 ग्राम मान लेना है, और उस एलिमेंट के मोलर में से डिवाइड करके आपने परसेंटेज से मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स निकालने के बाद आप एटॉमिक रेशो निकाल लेंगे, यानी कि आपके पास मुख्तलिफ मोल्स आ गए हैं, आप उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे एटॉमिक रेशो निकालकर। कैसे करेंगे वो हम अभी एक मिसाल से समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेशन में फिर हमने जो परसेंटेज निकालने के तरीके पढ़े हैं, फिर ये क्यों पढ़े। असल में एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि मैंने बता दिया कि उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली परसेंटेज दी गई होती है, आपने सिर्फ बाकी हिस्सा हल करना होता है। लेकिन दूसरी तरह के जो सवाल हैं वो हैं कि परसेंटेज बताएं आप इन 4 कंपाउंड में किसकी ज्यादा है। तो
तो उस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें ये फार्मूलाज आने चाहिए। सही हो गई जी बात। चलें, यहाँ तक की बात को अब हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो हम चलेंगे आगे कुछ एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यू जो हमें पूछा जा रहा है वो ये है कि ऑल ऑफ दीज हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सेप्ट। 4 मिसालें दी गई हैं और हमें पूछा गया है कि इन सब का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक ही है, लेकिन एक का एम्पिरिकल फार्मूला बाकियों से मुख्तलिफ है, आप उसे पहचानें। सोचें जी, क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जी, तो उम्मीद है कि आपने सही ऑप्शन डेल्टा बेंजीन टिक किया होगा। इसकी क्या वजह है, हल कर लेते हैं। इथाइलिन, इथीन को कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, साइक्लोब्यूटेन C4H8, प्रोपीन C3H6, जबकि बेंजीन C6H6 होता है। अब आप अगर गौर करें, इथाइलिन में 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करके इथाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन को 4 से डिवाइड करेंगे CH2, और प्रोपीन को 3 से डिवाइड करेंगे तो CH2। यानी कि इथाइलिन, साइक्लोब्यूटेन और प्रोपीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है। जबकि अगर आप बेंजीन को सिंपलीफाई करें तो आप 6 से डिवाइड करेंगे और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH, जो कि बाकी सब से डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन टिक कर लिया। आपने भी रिपोर्ट अपनी तैयार कर लेनी है कि आपका पहला सवाल सही हुआ या नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज एसोसिएटेड विद। 4 कंपाउंड हैं हमें दिए गए और हमें पूछा गया है कि इनमें से कहां पर नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। 2 तरीके होंगे सवाल को करने के लिए। एक तो ये है कि आप हर एक में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल लें, लेकिन ऐसा हमारा एग्जामिनर हमसे डिमांड नहीं कर रहा होता। एग्जामिनर एक एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड गेस चाह रहा होता है, जो कि आमतौर पर सही ही लगता है। मैं कुछ हिंट्स बता देता हूं इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। पहली बात तो आप ये देखें कि जो भी कंपाउंड में एलिमेंट है जिसकी परसेंटेज पूछी गई है, आप उसके एटम्स काउंट कर लें। देखते हैं जी। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटम 1 नजर आ रहा है। N2H4 हाइड्रोजीन में 2 हैं, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में 2 हैं, और यूरिया में भी 2 हैं। यानी कि 3 ऐसी मिसालें हैं जिसमें नाइट्रोजन 2-2 हैं, और एक ऐसी मिसाल है जिसमें नाइट्रोजन 1 है। एक बात तो आप अच्छे तरीके से तय कर लें, जहन नशीन कर लें कि अगर परसेंटेज के हवाले से सवाल आया, तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर एक एटम है और बाकियों में 2-2 हैं, तो एक वाला जो आंसर है ना जी, वो तो सही नहीं होगा। सही है जनाब। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो आंसर सही नहीं होगा जिसमें एक एटम मौजूद है नाइट्रोजन का। तो सही जवाब हो सकता है 2 वाला, 2 वाला या 2 वाला। अब यहाँ पे तो तीनों में नाइट्रोजन 2-2 हैं। अब इनमें से हम कैसे फाइनलाइज करें कि कौन सा आंसर ज्यादा सही हमें लग रहा है? इसके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर नाइट्रोजन या जो भी एलिमेंट है, सही है, अभी फिलहाल हम नाइट्रोजन की बात करें, बाकियों के बारे में भी बता देता हूं। अगर नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ एलिमेंट इस जितना मैस या इससे ज्यादा मैस रखता है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ एलिमेंट ज्यादा मैस वाला होगा, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो जाएगी। सही जी। नाइट्रोजन के साथ वाला एलिमेंट
अगर ज्यादा एटॉमिक मास वाला हुआ तो नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। देखते हैं जरा, यहां पर 2 नाइट्रोजन, यहां पर 2 नाइट्रोजन, यहां पर 2 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है जिसका बड़ा कम मास होता है। आगे देखें तो नाइट्रोजन के साथ लगी हुई है ऑक्सीजन जो कि ज्यादा मास वाली है, तो ये आंसर तो भाई सही नहीं होने वाला। आगे देखें फिर ऑक्सीजन लगी हुई है तो वो आंसर भी सही नहीं होने वाला। अब बचा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में मैंने बता दिया कि अगर नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे तो हमेशा 2 नाइट्रोजन वाला आंसर सही आएगा। सही है जी। यहां पर मैं फिर से एक बारी एम्फेसाइज करता चलूं कि ये जो गैस हमने लगाया है ये एक एजुकेटेड गैस है, और एजुकेटेड गैस में हमें और ज्यादा बेहतरी भी लानी चाहिए ताकि हमारा किसी भी एंगल से सवाल गलत ना हो। तो याद रख लें कि आम तौर पर हाइड्रोजन के साथ जब कोई एलिमेंट जुड़ा होता है ना तो उसकी परसेंटेज मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे सामने वाले का मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस एलिमेंट की परसेंटेज कम होती जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन क्लोरीन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी। क्लोरीन ब्रोमीन से जुड़ेगी, क्लोरीन की परसेंटेज कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह। सही हो गई जी बात। तो बहुत अहम बात हमने सीख ली कि भाई अगर आप एटम्स के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो एक एटम वाला जो कंपाउंड है वो आमतौर पे लूज कर जाता है। 2 एटम वाले जो कंपाउंड है या 3 एटम वाले जो कंपाउंड हैं वो आमतौर पर विन करते हैं। और जब वो विन करते हैं तो उनमें से कौन विन करता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ एटम छोटे मास वाला होगा। अगर बड़े मास वाला एटम आ गया तो फिर जनाब बात नहीं चलेगी। सही जनाब। अब मैं यहाँ पर मजीद आपको ये बताता चलूं कि आपने यहाँ पे रुकना नहीं है। जो आप इस फार्मूले से माइनस कर सकते हैं ना, हम टाइम बचा रहे हैं। हम टाइम क्यों बचा रहे हैं कि जनाब जो माइनस हो सकते हैं वो माइनस हो जाएं, अब बाकी 1-2 बचेंगे तो उनमें आप परसेंटेज इस असूल से एक बारी निकाल कर देख लें। 60 क्वेश्चंस हैं, हार्डली 3 न्यूमेरिकल या 4, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम उन पर 40 सेकंड की बजाय 50 सेकंड भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। एक और बात ये कि आपकी किताब में जितनी परसेंटेजेस निकाली हुई है ना वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन 14 कर रहे हैं या 15 या जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें परसेंटेज की बात की गई है तो वो परसेंटेजेस आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस किस की परसेंटेज क्या क्या लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अमोनिया को अगर हम देखें 82% नाइट्रोजन होती है, यूरिया 46% नाइट्रोजन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपने पढ़ा हुआ है 16% नाइट्रोजन है, पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर 13% नाइट्रोजन है। तो जो जो फेमस हैं उनकी परसेंटेजेस आपको आनी चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किलात उसमें ना आए, और अगर उनसे सवाल आता है तो वो आप डायरेक्ट पिन पॉइंट कर दें, उसमें कोई परेशानी ना हो। सही है जी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस हवाले से सवाल आया तो उनमें से ही कोई एग्जाम्पल करीब करीब की आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। ए हाइड्रोकार्बन हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, द कंपाउंड इज। एक हाइड्रोकार्बन है उसमें 80% कार्बन है जी, 20% हाइड्रोजन है, कंपाउंड का नाम बताना है। तो यहां पर आपने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल लेंगे, कंपाउंड का नाम पता लग जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का पहला स्टेप क्या था जी, परसेंटेज निकालें। आपको सवाल में परसेंटेज दे दी गई, जैसा कि मैंने कहा था कि आमतौर पर वो परसेंटेज दे देता है और उससे आगे की बात आपसे पूछता है। तो जब परसेंटेज आपको दे दी गई हो तो दूसरा स्टेप क्या है, मोल्स निकालें। जल्दी से मोल्स निकाल लेते हैं जी। मोल्स किस तरह निकलते हैं, मास कार्बन का 80 है ओवर मोलर मास 12 है कार्बन का, हाइड्रोजन का मास 20 है और मोलर मास 1.008 है। 1.008 क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर में तो हम इसे 1 ही मान रहते हैं। सिंपलीफाई करना है, पेचीदगियां नहीं पैदा करनी अपने लिए। तो यहां से जवाब आ जाएगा 20। तो जनाब हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। कार्बन के मोल्स मैं निकाल लेता हूं। कार्बन के मोल्स हैं 80/12। 80/12 करके देख लेते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपने दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करनी। ऐसे स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए जो दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं
तो दिमाग में कैलकुलेशन करके ना कुछ हासिल नहीं होगा। पेपर में हमें सवाल पेट डेफिनेटली सही पता होना चाहिए। तो हमने 12 बाहर रखा, 80 अंडर रखा, तो 12 6 आर 72, यहाँ पर 8 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 12 6 आर 72, तो ये तो इसी तरह चलता रहेगा, 6.66 ये वैल्यू आ गई। तो हाइड्रोजन के मोल्स थे जी 20 और कार्बन के मोल्स आ गए, 6.66, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 20 आपके पास। अब आपने करना ये है कि इन्हें सिंपलीफाई, एटॉमिक रेशियो निकालनी है। एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे सबको डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे 6.66 से डिवाइड किया, यहाँ पर 6.66 से डिवाइड किया, तो ये 1:3 आ जाती है, 1:3 आ जाएगा जी, 1:3। यहाँ पर अब आप देख लें किस कंपाउंड में है, तो आपको बीटा ऑप्शन लगेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो 1:3 है, तो आप बीटा ऑप्शन टिक कर देंगे, C2H6। सही जी, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कसीर तादाद में जो कि पर्टिकुलरली फ्रेशर्स हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरह अगर हम करने बैठे तो सारा टाइम इसी काम में लग जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं जी। आप एक बारी जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, 2 3 4 बारी कर लेंगे, तो इस सवाल को कंप्लीटली करने में एट मोस्ट आप 50 सेकंड लगाएंगे, इससे ऊपर तो आप किसी सूरत नहीं लगा सकते। और थोड़ा सा वक्त के साथ साथ अगर आपको जो सवाल हमारे टेस्ट्स में पूछे गए हैं आप उनके जवाब को भी देखेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो कुछ और मिसालें आपको मिल जाएंगी, कुछ और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। तो वो वक्त के साथ साथ हम जब सीखेंगे तो ये काम जो है वो 40 सेकंड या शायद उससे भी कम पर आ जाएगा, और इतना ही हमें चाहिए है एक सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन क्या लगा लिया जी, बीटा ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, 4th क्वेश्चन है, x कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है 50 एंड y कोई और एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है 16, कंबाइन टू गिव ए कंपाउंड। उन्होंने कोई कंपाउंड बना दिया है विद परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू 32%, और उस कंपाउंड के अंदर जो y की परसेंटेज है वो क्या है जी, वो है 32%। अब वो कहता है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का फार्मूला निकालें। सही जनाब, तो इस कंपाउंड का फार्मूला हम निकालते हैं। चले मैं एक बारी नोट कर लेता हूँ स्टॉप वॉच पर एक पूरा मिनट, और अब आपने करना यह है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अगर ये सवाल मिलता है तो आप इसे हल करके देख लें। तब तक मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ जी। जी, तो क्या जवाब निकला आपका ये आपने लिख कर रख लेना है, और बाद में हमें बताना भी है कि आपकी जो परसेंटेज थी क्या वो जवाब आपका सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो हम फिलहाल इसे हल करते हैं, और देखना यह है कि इसे हल किया कैसे जाएगा। हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन तो अपनी जगह अहम ही है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा अहम थी वो थी परसेंटेज ऑफ y, यानी कि हमें एक चीज की परसेंटेज दे दी गई है। तो परसेंटेज अगर दे दी गई है तो पहला स्टेप तो कर दिया एग्जामिनर ने हमारे लिए। अब हमने सिर्फ ये करना है कि मोल्स निकालने हैं और एटॉमिक रेशो निकाल कर सिंप्लीफाई करना है। ये काम कैसे होगा चलें देखते हैं। अगर हमें परसेंटेज ऑफ y जो है वो दी गई है 32%, तो फिर परसेंटेज ऑफ x कितनी होगी जी, 100 में से माइनस कर दें। दो चीजें हैं, दोनों मिलकर 100% बना रही हैं। अगर एक की परसेंटेज 32% है तो जाहिरी बात है कि x की परसेंटेज 68% होगी। परसेंटेज आपके पास है, मोल्स निकालें। कैसे निकालेंगे?
परसेंटेज को मैस मान लें और मोलर मैस से डिवाइड कर दें। परसेंटेज है 32 और मोलर मैस y का कितना है जी, नोट कर लें 16, और यहां पर 68 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। इसे हल कर लें 1 2, यानी कि y के मोल कितने आ गए जी, 2 आ गए। 68 को 50 से डिवाइड करना है, ये कैसे होगा, कर लेते हैं। यहां पर 68 लगाएं, यहां पर 50 लगाएं, 51 50 हो जाएंगे। कितना बच गया जी, यहां पर 118 बच गया। सही जी, पॉइंट लगाएं, 0 आ जाएगा। 53 150 लें जनाब, 150 आ गया। यहां पर 30 बच गया, 0 लगाएंगे, 1.36 आ जाएगा जी। तो यहां पर वैल्यू आ गई x की 1.36। तो हमें एटॉमिक रेशियो मिल गई 1.36 और 2। 1.36 और 2, अब हमने इसे करना है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब होता है कि आपने इसे होल नंबर में लेकर आना होता है। 1.3 को देखें, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने एंड तक, लास्ट डेसिमल तक जाके सिंपलीफिकेशन नहीं करनी। जहां तक कोई रीजनेबल आंसर मिल रहा है काम चल जाएगा। तो आप अगर 1.3 को देखें, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, 3.9 अप्रोक्सीमेटली 4 बन रहा है। तो अगर आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। 4 और 6, 4 और 6 का मतलब है कि आप इसे 2:3 भी कह सकते हैं। सही जी, कह सकते हैं। तो फिर आपका जवाब आ गया x2y3। x2y3 आपने यहां पर जवाब लगा लिया है। सही हो गई थी बात। तो आपने देखा किस तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें तो आप अपने जवाब पर पहुंच सकते हैं। अब हमने बात करनी है मोल्स की। पिछला एम्पिरिकल फार्मूला वाला टॉपिक हमने मुकम्मल किया। तो अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स जो हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी चीज के पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो आप कहेंगे कि ये उसका एक मोल है। मोल असल में ना एक आसान तरीका है किसी चीज की क्वांटिटी को नापने का। तो मोल्स में कितने पार्टिकल होते हैं जी, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। अब पार्टिकल जो वर्ड है वो जरा ब्रॉड है, हो सकता है कि वो किसी एलिमेंट के एटम्स हों। तो एटम्स अगर होंगे ना तो आप मोल्स को कह देंगे कि ये ग्राम एटम है। सही है जी, यानी कि सोडियम का जो 23 ग्राम मैस है वो उसका एक मोल बनता है या 1 ग्राम एटम बनता है। इसी तरीके से वो मोल्स जो हैं किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो हो सकते हैं वाटर के। तो अगर वाटर के 18 ग्राम को देखा जाए तो वो 1 मोल बनता है और उस 1 मोल को आप कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और आगे चलें तो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक आयन है। हाइड्रोक्साइड का मैस होता है 17 ग्राम। तो 17 ग्राम 1 मोल बनेगा और उस 1 मोल को आप 1 ग्राम आयन कह देंगे। और आगे चलें तो ग्राम फार्मूला NaCl 58.5 ग्राम, वो 1 मोल बनता है और 1 मोल को आप कहेंगे 1 ग्राम फार्मूला। तो आप किताब में ये बात देख भी सकते हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि मोल जो है वो अलग अलग चीजों के लिए, यानी कि एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए और फार्मूला यूनिट्स के लिए अलग अलग नाम रखता है। वो हो सकता है ग्राम एटम, एटम्स के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के लिए, ग्राम आयन, आयंस के लिए और ग्राम फार्मूला, फार्मूला यूनिट्स के लिए, अगर वो एक एक मोल होंगे। तो जो मोल का मैस है उसे मोलर मैस कहते हैं। जो अभी मैंने बताया कि सोडियम का मैस 23 ग्राम है तो ये सोडियम का मोलर मैस है। हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस 17 ग्राम, सल्फेट का मोलर मैस 96 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस 58.5 ग्राम है। ग्राम पर मोल होना शर्त है। AMU एटॉमिक मैस का या मॉलिक्यूलर मैस का यूनिट है और ग्राम मोलर मैस का यूनिट है। मोल्स का यूनिट जी मोलर मैस ग्राम में होगा। ग्राम है तो मोलर मैस है, अगर एटॉमिक मैस है सिंपल तो वो AMU में होगा। आगे चलते हैं। Na क्या होता है, पार्टिकल्स इन 1 मोल। इसकी वैल्यू भी हमें आती है 6.02
10⁻23। आगे हमने जी एक बहुत ही अच्छी सी डायग्राम बना ली है। इस डायग्राम में हमें ये नजर आ रहा है कि आप मोल्स से कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मोल्स से मैस निकाल सकते हैं किसी भी स्पीशीज का, और मैस से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं किसी भी चीज के, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स से वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स निकाल सकते हैं। ये काम कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने कुछ एरोज लगा दिए हैं। इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख दूंगा, लेकिन पहले जैसे लिखा है वैसे समझ लेते हैं। अगर आपको मोल्स ऑफ दी सब्सटेंस दिए गए हों और आपको मैस ऑफ दी सब्सटेंस पूछा गया हो, तो आपने मोल्स को उस चीज के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है जनाब। मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से, मैस आ जाएगा। अगर मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, मोल्स आ जाएंगे। यानी कि यहां से मैं फार्मूला बना लेता हूं, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर मोलर मैस को सामने ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं कि मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आ जाएं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी 1 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दे देनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड किया एवोगैड्रो नंबर से, तो मोल आ जाएंगे। फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइड कर दें बाय एवोगैड्रोज नंबर। एक और फार्मूला आ गया। ये दोनों फार्मूले सॉलिड, लिक्विड और गैस हर हालत में लगेंगे, लेकिन मोल्स से आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए लगता है, और ये फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वीएम। वीएम क्या है मैंने बता दिया, वो मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। भाई मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, एट एसटीपी एक गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और आरटीपी यानी कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये वैल्यू 24 डेसीमीटर क्यूब हो सकती है। दोनों ही वैल्यूज हमें काम में आएंगी, दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने 3 फार्मूले डिवाइस कर लिए। अब इन तीनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए मैंने आगे मुख्तलिफ सवाल हल करने हैं। चलें पहला सवाल देखते हैं जी, शायद इससे हल हो जाए। पहला सवाल है नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम हाइड्रोजन। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालें। यानी कि हमें जो फार्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है वो फार्मूला है N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया गया जी, 4 ग्राम, और H2 का मोलर मैस कितना होता है, H2 है, H2 का मोलर मैस होता है 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, बहुत ही आसान। यहाँ पर हमने बीटा ऑप्शन 2 टिक कर दिया। आगे चलें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें पूछे गए हैं इन 9 ग्राम आइस। 9 ग्राम आइस के अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने निकालने हो मैस से, तो हमारे पास एक और फार्मूला मौजूद है। वो फार्मूला हमें क्या मिलता है कि n जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। यहां पर मैं ये बताता चलूं कि ये तरीका बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 6.02 10⁻23 की जगह पर Na यानी कि एवोगैड्रोज नंबर का नाम Na लिख देंगे, तो आपकी कैलकुलेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अब हमारे पास मैस कितना है, 9 है, और अगर आप मोलर मैस देखें वाटर का वो 18 होता है। 9 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय Na करेंगे तो जनाब ये जवाब आ जाएगा Na ओवर 2। 9 ओवर 18 से 1 ओवर 2 आया, मल्टीप्लाइड बाय Na तो हाफ Na आ जाएगा जी। हाफ Na आपने यहाँ पर टिक कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लें। mass of 12.04 into 10⁻23 atoms of sodium।
हमें पूछा गया है कि 12.04 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम का मास कितना होगा। अब जरा गौर करें कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है और एवोगैड्रोस नंबर हमें खुद से पता है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na करके निकाल सकते हैं मोल्स। जब हम मोल्स निकाल लेंगे तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैस आ जाएगा। चलें करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 12.04 10⁻23 डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 से। 10⁻23 आपस में कट गए, ये कटे तो 1 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 2 हैं। मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से तो मैस आ जाता है। और मोलर मैस कितना होता है जी सोडियम का, 23। तो भाई जवाब कितना आ गया, 46 तो आ गया, लेकिन यहां तो चार्ली ऑप्शन 46 ग्राम और डेल्टा ऑप्शन 46 AMU है। अब क्या किया जाए, तो भाई ये मोल्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि मोल्स के लिए जो जवाब आना है वो ग्राम में आना है। मोल्स के लिए जवाब किस में आएगा जी, ग्राम में, इसलिए 46 ग्राम हो गया। अगर यहां पर AMU में जवाब होता तो फिर वो मोल्स या मोलर मैस नहीं होना था, वो एक एटम या 2 एटम का मैस होना था। क्लियर हो गई जी बात। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन। हमें 4 चीजें दी गई हैं, 4 चीजें हैं, बोरॉन, कैल्शियम, पोटाशियम और जिंक, और इन सब का मैस एक जितना दिया गया है। अब वो कहता है कि इन सब में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होंगे। साफ जाहिर है कि सबका मैस बराबर है, सबका मोलर मैस अलग अलग है। मैं फार्मूला लिख लेता हूं, ये देखें आपके सामने फार्मूला है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। इस फार्मूले से निकलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। अब यहां इस फार्मूला में एवोगैड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ देते हैं। मैस इन सब का कांस्टेंट है तो इसे भी छोड़ देते हैं। तो बचा क्या, जो अफेक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोलर मैस है। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर आपको कभी ऐसा सवाल आए जिसमें जितनी भी चीजें कंसर्न्ड हैं उनका मैस सेम हो तो फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैस सेम है तो जिसका मोलर मैस कम होगा उसका जवाब बड़ा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है मोलर मैस। तो जिसका मोलर मैस कम उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा। दोबारा से देख लें जी, अगर मैस सेम है, Na तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो फिर मोलर मैस जिसका कम उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा, यानी कि ऑपोजिट चल रहा है। मोलर मैस कम होगा तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे। अब इनमें से मोलर मैस किसका कम है, पोटाशियम का आपको 39 मिलता है, कैल्शियम 40 है, जिंक 60 से भी ज्यादा है। बोरॉन आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मैस 11 है, या मोलर मैस भी इसका 11 होता है। तो बोरॉन जो है ना वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बोरॉन को हमने इधर टिक कर लिया है जी। ये वाली बात करने के बाद हम चलते हैं एक और इंफॉर्मेशन पर। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने सीखा है वो सीखा है कि आप मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। अब आपको अगर सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पर सवाल ये आ गया कि जनाब 9 ग्राम आइस के अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपने निकाल लिए, उसके लिए तो फार्मूला है, लेकिन अगर 9 ग्राम आइस के अंदर आपको ऑक्सीजन एटम की तादाद पूछी जाए, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद पूछी जाए, किसी कंपाउंड में एटम्स की या आयंस की तादाद पूछी जाए, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की तादाद पूछी जाए, किसी कंपाउंड में बॉन्ड्स की तादाद पूछी जाए, लोन पेयर्स की तादाद पूछी जाए, बॉन्ड पेयर्स की तादाद पूछी जाए, न्यूक्लियॉन्स की तादाद पूछी जाए, किसी आयोनिक कंपाउंड में आयंस की तादाद पूछी जाए, या फिर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स बताएं कितने हैं, तो ऐसा सवाल आ जाए तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है
कि अभी तक जो फार्मूला आपने पढ़ा बहुत ही अहम फार्मूला था, मैं दोबारा से एक बारी इसे लिख लेता हूं। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला मिल गया, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। ये क्या है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस चीज के। मिसाल के तौर पर वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाले थे इस फार्मूले से। अब अगर वाटर के अंदर हमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद पूछी जाती तो फिर फार्मूला क्या बनता, हम कहते जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन एटम्स इन वन पार्टिकल। सही जी। तो आपको कुछ भी पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अलावा, चाहे एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बॉन्ड्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, न्यूक्लियॉन्स, तो आपने उन्हें निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखना है, आपने कहना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय ए इन वन पार्टिकल। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनाब मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए इन वन पार्टिकल। अब यहां पर ए क्या है जी, ए वो चीज है जो आपको निकालने के लिए पूछी गई है। आपको वो एटम्स पूछ सकता है, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कोई लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या बाकी मिसालें जैसा कि मैंने बताई, तो ये वाली बात आपको पूछी जा सकती है। ये फार्मूला बहुत ज्यादा अहम रहेगा जी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज में एक ये है और एक ये वाला है। सही जी, अच्छे तरीके से देख लेंगे। जाते जाते स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री से मुतालिक बहुत ज्यादा सवाल नेक्स्ट टाइम हमने करने हैं, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप्स 9 टाइप के हैं। कोशिश करेंगे हर तरह का सवाल हमें मिले। स्टोइकियोमेट्री है क्या जी, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन आपको आती ही होगी। स्टोइकियोमेट्री में 2 लॉज ऑब्जर्व होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दोनों ओबे होंगे। इसके हिसाब से भी एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन काफी सारे एमसीक्यू हम तकरीबन 10 से 15 के करीब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टोइकियोमेट्री अज्यूम करती है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन अकर्स। यानी कि स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात नहीं होती। जो भी रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन होगा और उससे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आकर स्टोइकियोमेट्री के रिलेशनशिप्स मैं बता दूं। स्टोइकियोमेट्री में अगर आपको रिएक्टेंट का मास पता होगा तो आप प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल पता हुए तो भी आप प्रोडक्ट का मोल, मास या वॉल्यूम सब कुछ निकाल सकते हैं। और अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम पता हुआ तो भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम, मोल या मास निकाला जा सकता है।